वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे गांव की जो कि जुड़ा है देश की आजादी के संग्राम और उस संग्राम के अमरवीर सेनानियों से। एक ऐसा गांव जिसको देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने आजादी के बाद बसाया था। और इस गांव में ऐसे वीर सेनानियों को बसाया गया था जिन लोगों ने इस देश की आजादी में अहम योगदान दिए। वो वीर सेनानी जिन्होंने अपना तन मन और धन के साथ साथ अपने परिवार के हितों की आहुतियां भी देश के लिए दे दी। आज मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आजादी के संग्राम के उन महान सेनानियों में से एक सेनानी के परिवार का हिस्सा हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की किच्छा तहसील क्षेत्र में स्थित चुकटी देवरिया गांव की, जिसे शुरुआत में नया देवरिया और गोविंद नगर के नाम से भी जाना जाता था, जो बाद में देवरिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने इस गांव को मिनी कुमाऊं की उपमा दी थी। हमारा ये गांव आज़ादी के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो जेलों से छूट कर आए थे, जिनका सब कुछ समाप्त हो चुका था, उनको पुनर्वासित करने के लिए ये बसाया गया। गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा बहुत योगदान किया, वो मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने इस गांव को बसाया उन 72 परिवारों को जिनका सब कुछ समाप्त हो चुका था, जो 20-20 साल 18-18 साल जेलों में रहे। उसके बाद यहाँ आने के बाद जो उन्होंने फिर से अपना जीवन नया शुरू किया और यहाँ उनको 15-15 एकड़ जमीन अलॉट की गई और उनको ये गांव दिया, मतलब गांव में अलॉट किया, बसाया गया इनको। सवाल आया कि इस फ्रीडम फाइटर गांव को की पहचान कैसे जिंदा रहे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेंगी कि महान सेनानियों को यहाँ बसाया गया, उनका नाम कैसे जिंदा रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता रहे कि ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए पूर्णतया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बसाया गया गाँव। हमने यहाँ पर जो है उनका एक स्मारक का जो है निर्माण किया। ये हमने अपने खर्चे से किया। हमने प्रत्येक सेनानी परिवारों से उन्होंने अपना अपना हिस्से का जो भी अंशदान था वो हमने दिया। इसमें सरकार से हमने सिर्फ मात्र ये 4 दीवारी कराई है, बाकी पूरा स्मारक हमने अपने सहयोग से किया है, क्योंकि जो उनके उत्तराधिकारी हैं या यहाँ समाज के लोग हैं, मैं फ्रीडम फाइटर परिवार का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज वो देश के धरोहर हैं, वो सबके हैं। और हमारे नेता रहे गोवर्धन तिवारी जी, माननीय मंत्री रहे, वन मंत्री, राज्य वन मंत्री रहे, अपने हरि सिंह बिष्ट जी जो है MLA रहे दो बार। इस प्रकार से हमारे बड़े अच्छे सेनानी यहाँ पर रहे, जो है कॉमरेड साहब रहे, चतुर सिंह जी रहे, और जिनका देश की आजादी में बहुत पूरा आधा जीवन उन्होंने जेलों में काट दिया। वो तो जवानी में 23 साल में गए और 50-55 साल में वापस लौटे, पूरी जवानी उन्होंने जो है जेलों में गला दी। उन लोगों का ये गाँव है, तो हमको बड़ा गर्व होता है कि हम कोई ऐसी चीज बना पाए कि हम जिससे कि उनका नाम जो है सदियों तक जो है जीवित रहे और हमारे आने वाली पीढ़ियां जाने कि कितने जिन्होंने संघर्ष किया, हम उनके वंश के लोग हैं और हमको भी देश के प्रति सजग रहना है, हमको देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इसको देखते हुए हमको ये आदर्श रूप में हमको ये स्मारक हमको एक आदर्श बन के हमारा जो मार्गदर्शन करेगा और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में अपना योगदान देगा। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव को आज भी पूरे राज्य के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी स्वतंत्रता सेनानियों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में आजादी के बाद 1952 में महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा पहाड़ के उन स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को आह्वान करके यहां पर बसाया गया था, जिनका आजादी की लड़ाई में घर बार सब कुछ लुट गया था। इस गांव का नाम आज भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में इससे बड़े गांव का उदाहरण नजदीक में कहीं नहीं मिलता। नमस्कार पांडे जी, आज आप हमारे गांव में आज चुक्टी देवरिया में आप आए हैं। उसमें भी मैं एक हूँ जिसमें हमारे दादाजी हैं स्वर्गीय तेज सिंह भंडारी। 1940 और 42 में जो आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था, उसमें हमारे जो दादाजी थे यानी हमारे बुबू थे स्वर्गीय तेज सिंह भंडारी, उन्होंने बहुत सक्रिय भागीदारी करी उसमें। और उस दौरान उनको वो अंग्रेजों के द्वारा जब पकड़ में नहीं आए तो काफी समय वो जंगलों में रहे, रात और रात जंगल में, कई महीने तो जंगल घर नहीं आते थे। मैं भी बहुत ज्यादा अपने परिवार को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, और इस तरह से हमें जो हमें देश की आजादी मिली, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हम उनको याद करते हैं। अब याद हम किस रूप में कर सकते हैं, हमने इस रूप में उनको याद करने के लिए रखा है, जो स्मारक हमने बनाया है यहाँ पे। तो ये हमारा जो स्मारक है, शहीद स्मारक, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वार्ड जो हमारा ये स्मारक है, ये वार्ड नंबर 1 चुक्टी देवरिया की 6 है, जिसमें पूरे हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जो यहाँ पे आए हैं, वहाँ से पहाड़ से जो आए हैं, उनको मिला है, जो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो जमीन मिली है, मकान मिले हैं उनको, तो उनकी याद में हम लोगों ने आपस में मिलके, जितने स्वतंत्रता सेनानी आश्रित थे उन्होंने मिलके ये उसको बनाया है, इसका निर्माण किया है। हाँ, ये है तेज सिंह भंडारी, विजय सिंह भंडारी, कनौड़ी मासी, चौकटिया मासी के हैं, अल्मोड़ा जिला है, तो वहाँ के निवासी हैं। तो उनके हम वंशज हैं, जो हमें आश्रित हैं, जो उनके द्वारा तो ये मिले हैं। तो ये हमने ये बहुत खूबसूरत ये स्मारक हमने बना रखा है, हमने सबने मिलकर बना रखा है। ये हमारा एक प्रयास है, उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ तक ना रह जाएं उनके स्मारक में या उनके किसी चीज़ में रह जाएं। हमारा भी एक ध्येय है कि हम ऐसे बने कि उनके जो आचरण थे, जो चाहते थे कि हमारा देश ऐसा रहे, स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, आज़ाद रहे और कोई भेदभाव ना हो, तो उन्हीं के जो विचार है, उन्हीं के जो हमें, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको आगे आज्ञा करें, उसको आगे पूरा करें। और ये स्मारक बना रखा है, इसमें हमने देखिए थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है, जो जिसके द्वारा हमें आज़ादी मिली है, अहिंसा के द्वारा। और ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिनका भी बहुत हमारे जो आज़ादी से समझ लो स्वतंत्रता आंदोलन जो करा था शुरू में, तो इन्होंने ही करा था शुरू के, लक्ष्मीबाई जी ने। और जो प्रेरणा के स्रोत हैं यूथ के, यानी हमारे युवा के, ये आप सबको जानते हैं सरदार भगत सिंह, जिनके द्वारा जो आज भी प्रेरणा लेते हैं, यूथ लेते हैं कि इनके द्वारा प्रेरणा लेते हैं। बहुत सारे हमारे जो बाद में गोवर्धन तिवारी जी हमारे जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री थे, जब उत्तर प्रदेश था तो उस आबकारी मंत्री भी रह चुके थे। और यहाँ पे हमारे हरि सिंह बिष्ट जी हैं, विधायक जो अल्मोड़ा से, वो भी विधायक यहाँ से रहे थे। खून हमारे उसमें आंदोलन का खून था कि आज़ादी चाहिए। आज़ादी किससे चाहिए? आज़ादी हमें चाहिए गरीबी से चाहिए। आज़ादी हमें किससे चाहिए? हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें नहीं मिल रही थी, हमने वो आज़ादी मांगी थी। पहले अंग्रेजों से हमारे पूर्वजों ने मांगी, ऐसी उत्तराखंड आंदोलन में हम लोगों ने मांगी थी। धन्यवाद कहते हैं पांडे जी, जो आप आए हमारे इसमें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। तो आइए जानते हैं इस गांव के बसने का इतिहास और उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और उनके वंशजों से उनके संघर्ष की कहानी। देश की आजादी से पूर्व 1945-46 से ही ब्रिटिश सरकार के अधीन कारागारों में सत्याग्रहियों और क्रांतिकारियों की रिहाई आरंभ कर दी गई थी। सारे देश में जो आंदोलनकारी जेलों से रिहा हुए, उन्हें राजनीतिक पीड़ित कहा जाता था। वे सब रिहा होकर धीरे धीरे अपने गृह जनपदों और अपने गांव को लौटने लगे। देश की आजादी के बाद
1951 में पहले आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकतांत्रिक सरकार बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। तब संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने पंडित नेहरू से तराई की खाली पड़ी बेतहाशा जमीनों पर कुमाऊं के उन स्वतंत्रता सेनानियों को बसाने की पैरवी की जो कि आंदोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की जेलों से रिहा हुए। उन राजनीतिक पीड़ितों की सूचियां सारे देश के जिलाधिकारियों से तलब कर की गई और उन जिलाधिकारियों के ही माध्यम से राजनीतिक पीड़ितों को संचय कर उन्हें तराई कॉलोनाइजेशन उत्तर प्रदेश की योजना में शामिल करते हुए यहां बसने का आह्वान किया गया और इसमें तत्कालीन अल्मोड़ा नैनीताल जिलों के सुदूर गांव के प्रमुख राजनीतिक पीड़ित नेताओं की भी सक्रिय भूमिका रही। उन लोगों ने दूर दराज के कठिन रास्तों से पैदल चलकर सबके घर घर पहुंचकर उन्हें तराई में बसने को प्रेरित किया था, लेकिन राजनीतिक पीड़ित नेताओं के काफी प्रयासों और आग्रह के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों के वातावरण में रहने के अभ्यस्त उन राजनीतिक पीड़ितों में तराई में आना और पुनर्वासित होने का उत्साह नजर नहीं आया। लेकिन उसका एक बड़ा कारण भी था। पहाड़ के ठंडे अनुकूल वातावरण में रहने वाले ये लोग तराई के गर्म और मच्छर मक्खियों के बीच रहने के अभ्यस्त नहीं थे। ऊपर से शेर, भालू, सांप, अजगर और अन्य जंगली जानवरों का भय। ऐसे में ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और यहां बसने से साफ इनकार कर दिया। ज्यादातर लोगों का एक सुर में ये मत था कि हम अपने पहाड़ों की स्वच्छ आबोहवा में ही अच्छे हैं। आपका ये तराई और आपका ये तराई का पुनर्वास आपको ही मुबारक हो। उसके बाद इन आंदोलनकारियों ने मिलकर ये बैठक की कि क्यों ना इस जटिल समस्या के स्थायी समाधान के लिए विचार विमर्श कर एक शिष्टमंडल का गठन किया जाए और इस समस्या को लेकर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के पास लखनऊ जाया जाए। और फिर दूसरे दिन श्री हरिकिशन पांडे जी, श्री हरि सिंह बिष्ट जी, श्री बालकृष्ण सनवाल जी, श्री चतुर सिंह परिहार जी, श्री भवान सिंह धानक जी और श्री जगन्नाथ जोशी जी और बद्रीलाल वर्मा जी एक शिष्टमंडल में शामिल होकर रात की ट्रेन में सवार होकर किच्छा से लखनऊ को प्रस्थान कर गए। अगले दिन सुबह ये लोग सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। शिष्टमंडल के आगमन की सूचना पंडित जी को दी गई। पंडित जी ने अपने आजादी आंदोलनों के साथियों के आगमन की खबर सुनी तो उन्होंने तत्काल अपने सेक्रेटरी से इन लोगों को आदरपूर्वक लेवा लाने को कहा और अपने सेक्रेटरी से अपने इन साथियों के रहने खाने और ठहरने की व्यवस्था करवाई और अपने आवास के निकट ही इस शिष्टमंडल को ठहराया। और शाम को परस्पर अभिवादन और कुशल क्षेम पूछने के बाद शिष्टमंडल के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने तराई में पुनर्वास में आ रही तत्कालिक समस्याओं और अपनी परिस्थितियों से पंडित जी को अवगत कराया। उनके साथ चली लंबी वार्ता के दौरान शिष्टमंडल ने नेताओं द्वारा तराई उपनिवेश की नवनिर्मित कॉलोनी को अपने परिवारों के पुनर्वासन हेतु आवंटित करने की मांग कर दी, जिससे वे लोग पहाड़ों से अपने अपने परिवारों को यहाँ लाकर निवास कर और खेती कर सकें, क्योंकि वर्तमान में घास फूस के छप्परों में रहकर इन विषम परिस्थितियों में यहाँ पर खेती कर पाना पहाड़ के लोगों के लिए अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य होता। अतः उन कॉलोनियों को हम लोगों के लिए आवंटित कर दिया जाए और कॉलोनी के मकानों का जो भी लागत मूल्य है वो प्रत्येक परिवार से वार्षिक किस्तें निर्धारित करके वसूल लिया जाए। लेकिन पंत जी इस समाधान के उपाय से उस वक्त सहमत नहीं हुए, क्योंकि इस समाधान में वे सरकार और विभाग के हितों के साथ अन्याय होता देख रहे थे। अगले दिन पंत जी ने शिष्टमंडल को दोबारा कार्यालय में बुलवाया और ये प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक परिवार को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता आवास निर्माण हेतु स्वीकृत की जा सकती है और आप लोग वापस जाकर इस धन से अपने अपने लिए आवास की व्यवस्था करें। लेकिन शिष्टमंडल इस आर्थिक सहायता से बिल्कुल भी संतुष्ट न हुआ और इसी प्रकार 3 दिन बीत गए और ये लोग वहां से टस से मस नहीं हुए। प्रतिदिन पंत जी का पीए शाम को अपनी बातों और तर्कों से इन्हें समझाने का प्रयास करने आता रहा।
शिष्टमंडल में शामिल 2 लोग श्री हरिकृष्ण पांडे जी और श्री जगन्नाथ जोशी जी पंत जी के लगभग हम उम्र भी थे और उनके सामने अपनी बातों को स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान भी बेबाकी से रख लिया करते थे। वे पंत जी के आवास के आगे धरने पर बैठ गए और इन सब में सबसे ज्यादा जिद्दी और अड़ियल रुख जिनका रहा वो थे श्री जगन्नाथ जोशी जी, जिनके हठ ने आखिरकार पंडित जी को हार मानने पर मजबूर कर दिया। चौथे दिन शाम के वक्त पंडित जी ने अपने सेक्रेटरी को भेजकर शिष्टमंडल को फिर से वार्ता के लिए बुलवाया और उनकी मांगों को मानते हुए तत्काल जिलाधीश नैनीताल को फोन पर आदेश दिया और देवरिया में स्थित उस तराई पुनर्वास की कॉलोनी को तुरंत खाली करवाने और इनके परिवारों को उसमें बसाने को आदेशित किया। और पंत जी ने अपने जेल यात्राओं, आंदोलनों और सत्याग्रह में सहभागी रहे साथियों को उनके आने जाने का रेल यात्रा खर्च और अन्य खर्च की धनराशि प्रदान कर लखनऊ से विदा किया। अगली सुबह किच्छा रेलवे स्टेशन से उतरकर रिक्शों में सवार होकर जब शिष्टमंडल के लोग देवरिया पहुंचे तो कई कर्मचारियों, अधिकारियों को अपना सामान बांटते हुए पाया। उसके बाद हंसी खुशी इन आंदोलनकारियों और प्रवासियों ने अपने अपने परिवारों को यहाँ लाकर बसासत का सिलसिला शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी इस चुकटी देवरिया गांव की बसासत की कहानी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन मैं इस जानकारी के 100% पुष्ट होने का दावा भी नहीं करता हूँ। गांव बसावट के बारे में वीडियो में दी गई समस्त जानकारी कुछ विद्वान लेखकों और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के अलग अलग सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी पर ही आधारित है। अगर मेरे द्वारा इसमें कोई त्रुटि या भूल रह गई हो उसके लिए मैं सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से क्षमा भी चाहूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं इस गांव के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों और कुछ सेनानियों की जीवित आश्रिताओं से और सुनते हैं उन्हीं के मुंह से उन सेनानियों के संघर्ष की कहानी। बरी भी रहे हो, लखनऊ भी रहे हो, आगरा भी रहे, 3 साल जेल में रहे हो। कहाँ? आगरा रहे, कहाँ रहे पता नहीं। एक कोठरी में उनके हाथ पीछे रहते थे, बांध रहे थे। कितने एक दिन का 40 डंडे पड़ते थे उनको, एक दिन के 40 डंडे। और पैरों में लेटना घड़ा, ऐसे हाथ बांध के रहते थे। एक उल्टा करके उनको 40 एक दिन के 40 बेल पड़ते थे उनको। बहुत संघर्ष करा उन्हें, आप याद नहीं है। अल्मोड़ा जीआईसी में उनकी शिक्षा हुई 7 में जब थे, तो फिर उसके बाद वो 7 पास करके ही चले गए थे स्वतंत्रता आंदोलन में, वहीं कूद गए। फिर वो वहीं रहे। उसके बाद फिर कई सत्याग्रह किए, कई बार पकड़े गए। बरेली जेल, अल्मोड़ा जेल, आगरा जेल, इलाहाबाद में जेल में, सब जगह अंग्रेजों की बहुत यातनाएं सही। उनको कितने बेंच पढ़ते थे सुबह शाम तक, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा। उनकी बुक्स आज भी हमारे पास छोटी सी बुक्स उनकी पड़ी हुई हैं। और 1968 में वो अल्मोड़ा से प्रॉपर से जो है वो विधायक चुने गए। फिर उसके बाद सार्वजनिक जीवन का यही रहा, विधायकी में जीवन रहा। उसके बाद विधायक के बाद वो यहीं आ गए, फिर खेती किसानी में लग गए। यहीं पर उनका फिर वो एक्सपायर हो गए। हॉस्पिटल में बीमार रहे बहुत दिनों तक, एक्सपायर हो गए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति राजा, तुम हमारे जो बुबू थे ना स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें बारे में क्या बताओ, कदू जेल रही, का रही उन्हें? हमने स्वतंत्रता सेनानी तो बहुत भाई, सगळे जेल आओ भाई। बरेली जेल भाई, तो ये बरेली जेल में 6 महीने जाएगा। चुनाव में ना गादी आश्रम में बैठे थी, सबो बैठे थे गादी आश्रम में। वहाँ पे हम सब नातिन सब भाई, वहाँ पे 2 भाई सिपाही होता है। ये भाई, आपके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी हुए ना? मेरे पिताजी हाँ वे हयासी जो सेठ जो स्वतंत्रता सेनानी ठहरे, फर्स्ट वो ठहरे, फिर और ठहरे। महात्मा गांधी बखा हम जगह 6 बखा जरूर।
नमस्कार। और मेरे पिताजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 1900 मेरे ख्याल से 25-26 से स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ चुके थे। और 1931 में जब गांधी जी कौसानी आए तो थोड़ी देर के लिए रनमन रुके। उसके बाद पिताजी उन्हीं के संग रहे, कौसानी अनासक्ति आश्रम में रहे। 1931 में पिताजी को फिर जेल की यातना हुई। हमारे पिताजी और श्री हरिकृष्ण पांडे जी, जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे उस इलाके के मुखिया थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मुखिया थे। और हमारे कोटुली के पान सिंह जी थे और बेंगनिया के श्री जगन्नाथ जोशी जी थे। कई लोगों का एक ग्रुप था। गणानाथ में, गणानाथ विद्यापीठ उस समय हुआ करता था, वहाँ इनका ठिकाना हुआ करता था, वहीं से सारी गतिविधियाँ चलती थी। और फिर वो गणानाथ विद्यापीठ को गणानाथ इंटर कॉलेज बनाने में हमारे गांधी जी और ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हरिकृष्ण पांडे जी थे, इन्होंने 2 साल तक पूरे इलाके से हर घर से एक मुट्ठी अनाज लिया रोज, और उससे वो गणानाथ इंटर कॉलेज की स्थापना की। मेरे पिताजी आजन्म वहाँ के संस्थापक सदस्य रहे। और फिर उसके बाद वो 1942 में फिर 3 साल की उनको सजा हुई और वो अल्मोड़ा जेल में रहे। और मेरी माताजी ने बहुत सहयोग किया, और बिना पत्नी के सहयोग के तो कोई आंदोलन चल नहीं सकता है। माताजी ने हमारे जितनी भी हमारी माताएं हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने बहुत अत्यधिक कष्ट सहे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भी ज़्यादा कष्ट उन्होंने ही सहे। घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, सारा उन्होंने, लोगों का तिरस्कार सहना है, लोगों की गालियाँ सहनी है। कोई आदमी खेत जोतने को राजी नहीं होता था। मेरी माताजी ने रात रात को अपने हल बैल चलाए खेत में। दिन में लोग चलाने नहीं देते थे, महिलाओं को हल जोतना मना था वहाँ। इस तरह से फिर गांधी जी का नाम लोगों ने चंद्र सिंह गांधी रख दिया। और यही एक कहानी है। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में हो नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए गीत की रचना मैंने की है, जो मैं उन्हें समर्पित कर रहा हूँ। आओ झुक कर प्रणाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग, जिनका खून देश के काम आता है। प्रणाम उन सेनानियों को जो हमको दिए, प्रणाम उन सेनानियों को जो हमको दिए। वतन के लिए जो मर मिट गए, वतन के लिए जो मर मिट गए। प्रणाम उन सेनानियों को जो हमको दिए। वो भी तो थे अपनी माँओं के दुलारे, वो भी तो थे अपनी माँओं के दुलारे। अंग्रेजों ने कर दिए जेलों के हवाले, अंग्रेजों ने कर दिए जेलों के हवाले। आजादी के लिए अपनी जवानी लुटा दी, आजादी के लिए अपनी जवानी लुटा दी। वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी। प्रणाम उन सेनानियों को जो हमको दिए, प्रणाम उन सेनानियों को जो हमको दिए। न हिंदू न सिख न मुस्लिम थे प्यारे, न हिंदू न सिख न मुस्लिम थे प्यारे। वो तो माँ भारती के संतान सारे। मजहब नहीं देश हमारा है पहले, मजहब नहीं देश पहले हमारा। ये कह कर किए देश तुम्हारे हवाले। प्रणाम उन सेनानियों को जो हमको दिए, प्रणाम उन सेनानियों को। धन्यवाद धन्यवाद। तो मेरे साथ हैं, देखिए
हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भवान सिंह नेगी जी की आश्रिता, उनकी पत्नी हंसी देवी जी। तो इनकी उम्र करीब 95 साल की है इस वक्त। मैं काफ़ी लेट पहुंचा उनके पास, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन फिलहाल दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन उसके बाद इनकी हालत ऐसी है कि ये बोल नहीं पा रही है, लेकिन इशारों में थोड़ा बहुत बता रही हैं, वही आप समझ लीजिए, बाकी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और अम्मा, ये कौन चाचा बुबू बार में ये ना कौन चाचा अल्मोड़ा जेल में रहे ना, बुबू अल्मोड़ा जेल में रहे और बरेली जेल में भी रहे। कितने साल रहे होंगे पता नहीं है अभी। गांव के बीचों बीच मौजूद ये रामलीला मंच, जो कई दशकों से इस गांव की बेहतरीन सांस्कृतिक धान्यता का जीता जागता प्रमाण है। रामलीला मंचन के कई मजे हुए गुणी कलाकारों और तालीमदारों के एक बेहतरीन काल का गवाह भी है। उन्नीस 1960 के करीब लालटेन की रोशनी में शुरू हुई रामलीला आज 21वीं सदी में भी उतनी ही आलीशान और बेहतरीन नजर आती है। इस गांव के भद्रजनों, तालीमदार गुरुओं और ऊर्जावान अनुशासित कलाकारों द्वारा आयोजित रामलीला मंचन आज भी इस पूरे इलाके में एक उत्कृष्ट स्थान रखता है। गांव से उत्तर की तरफ कृषि भूमि में शुरू हुई बसासत भी बढ़ते बढ़ते एक और गांव के रूप में नजर आने लगी। इस गांव को नवीन देवरिया का नाम दिया गया, जो कि बाद में मल्ली देवरिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस गांव में भी 20 से 25 सेनानी परिवारों को बसाया गया है। नमस्कार। और ठीक ठाक था तुम? ठीक है छो। आई बच रही जैसा है। ओ बच रही जैसा था। अंग्रेज जनाची जब जदन छना तुम ब्याह हो। हाँ। अच्छा, तो तना बार में बताओ, बुबू बार में पूना रे पूना किला सब लिखने बाओ, सब घर छोड़ दिए नहगा खेतन में, जंगल में। आदमी नहगा वहाँ जेल में, अक्यूरी में फिर जेल में मार पीट पे तमाम नंगे कपड़े खोल दिए, हालत खराब करी। घर पर जाए बच्चे भाई वो अब रिश्तेदारों में पूजा दी, सब घर छोड़ दिए। गरम सब तोड़ फोड़ कर सब ली गई, सब क्या बट कर रहे हैं, औरतों को मारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीलीभीत ले गई। पीलीभीत रही। अच्छा। हाँ, जो खूब नर लगोनी भाई। अच्छा। हाँ, नर लगोनी भाई खूब। मुझे जो चटते चटते पर बहुत फेदी काटी भाई। कागज हम छिपा थे, छिपूचा वहाँ लुकाए कागज गोबर की टोकरी में। हाँ, बड़ा भरा में लुका दे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कही, तो फिर मार पैदा में मेरे ससुराल कही बहु मारा पैदा, कितनी मार पैदा उन्होंने ये बड़ी जेल गई। सारा घूमा बहुत भीड़ जुलूम है गए, जब 3-4 गुआ गई। खूब जय जयकार महात्मा गांधी जय जय बोली खूब। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे निर्भय बोलो भारत माता की जय।
पिताजी, तो वहाँ गांव में स्कूल नहीं था। पिताजी ने भागवत करवाया और भागवत कराने के बाद कहा कि ये पैसा जो है पंडित जी को मैं अपना अलग से दूंगा, ये भागवत का जो पैसा होगा वो किसी को नहीं दिया जाएगा। उससे स्कूल खोला गांव में। स्कूल नहीं था ना वहाँ, स्कूल नहीं था, स्कूल बनाया इनने। तब स्कूल बना, जब इन पैसों का भागवत करा इनने, पैसे सब इकट्ठा हुए, फिर उन पैसों का बुढ़ानियों को नहीं दिया, तो भागवत इसमें स्कूल में लगाया, स्कूल का मकान बनाया। हमारे गांव में भी बहुत स्कूल जो खुले हैं। चंपावत का स्कूल पिताजी ने खोला है, गांव का स्कूल भी हमारे पिताजी ने खोला है। अब तुम लोग को, दादी लोगों से कहते थे तुम लोग को मैंने बहुत दे दिया है, तुम अपना खाओ, लेकिन मेरी पेंशन का पैसा से वो अपना दवाई लाते थे और खुरपिया के सारे लेबरों का फ्री इलाज थे, सारे खुरपिया के लेबर का। और जिस दिन पिताजी खत्म हुए उस दिन लगता था मतलब सारे खुरपिया उमड़ के आगे कह रहे आज हम अनाथ हो गए, जब पिताजी को ले जा रहे थे। एक जगह भनोली है, भनोली, तो वहाँ पर टीचर नहीं थे, स्कूल बना था, तो पिताजी डॉक्टरी का अपना टाइम निकाल के वहाँ पढ़ाने जाते थे स्कूल में, इंटर कॉलेज में। अच्छा। बहुत साल तक पढ़ाते थे वहाँ। हमारे गांव में कोई भी अनपढ़ नहीं, भुमलाई गांव में जितनी उस समय की बहुएं लड़कियां होंगी, हमारे गोठ में स्कूल लगा, गोठ में हमारा गोठ है ना, वहाँ स्कूल लगाते थे पिताजी। अच्छा। तो ईजा भी बैठती थी, मेरी चाची बैठती थी, जबकि बहू को उस जमाने में पर्दा होता था, तो पिताजी कहते थे कोई पर्दा नहीं होता, बैठो लाइन से। मेरी बुआ बैठती थी, सबको पढ़ाते थे। और ऐसे पढ़ाया कि हम लोग को स्टार्टिंग ABCD हमारी ईजा ने सिखाई है। हाँ, हमारी पढ़ाई जो शुरू हुई तो हमारी ईजा ने हमको पढ़ाया है शुरू में। हमारी पहली गुरु भी यही है। झंडा लेके जाते थे, ऐसे करके हाथ में झंडा होता था, उसको गिरने नहीं देना है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा कहते थे, तो वो हाथ में मारते थे, कहते थे हाथ में झंडा गिराने के लिए। तो एक के हाथ से अगर गिर गया तो दूसरा झट से पकड़ लेगा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। तो उसके बाद कोड़े मारते थे, वो कोड़े से यहाँ पीठ में मारा। हाँ, पीठ की कोड़े मारते थे, तो पीठ की ये पसली जो है वो अंदर ही अंदर गल गई। तो जब आजाद हो गया देश, उसके बाद खुद के में ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई उनकी वहाँ दिल्ली में, तो ये पसली निकाली हुई थी। उसमें थी नहीं, उनका गड्ढा था यहाँ पीठ में, तो उसमें ऐसे पपड़ी जैसी लग जाती थी, तो रोज तेल लगाना पड़ता था, उसमें दर्द होता था उनको। मेरे पिताजी श्री भगवान सिंह धानक, जो कि अल्लाह शालम चौकुना बरम के मूल निवासी थे, जब वे वहाँ विद्याध्ययन कर रहे थे तो तभी से वो महात्मा गांधी जी के आंदोलनों में उनसे प्रेरणा पाकर वहाँ के स्थानीय नेता स्वर्गीय राम सिंह धोनी, जो शालम के प्रमुख नेता थे उस टाइम के, उनसे प्रेरित होकर उस वहाँ के राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय हो गए थे। बाद में उन्होंने मिडिल तक की शिक्षा वहाँ प्राप्त की और सत्याग्रह और आंदोलनों में सक्रिय हो गए। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, शालम के अन्य जो क्रांतिकारी थे उनके साथ मिलकर। और उसके बाद जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें शालम ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप जानते हैं शालम की क्रांति प्रसिद्ध है। 25 अगस्त के दिन शालम में अंग्रेजी फौज ने वहाँ के सत्याग्रहियों और निहत्थे आंदोलनकारियों के ऊपर गोली बरसाई थी, और जिससे वहाँ के 2 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। करीब 150-200 क्रांतिकारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको बाद में अल्मोड़ा जिला जेल ला करके बंद कर दिया गया। उनके ऊपर मुकदमे चले। मुकदमों के तहत जो उनमें से प्रमुख आंदोलनकारी थी, उन लोगों को 1 साल से लेकर के 18, 20 साल तक की सजा घोषित की गई। और 2 आंदोलनकारियों को, जो प्रमुख आंदोलनकारी थे,
उनमें श्री राम सिंह आज़ाद, जो बाद में देवरिया गांव में बसे, और श्री रिवाधर पांडे, वो भी देवरिया गांव में बसे। ये दोनों लोगों को फांसी की सज़ा घोषित हुई। मेरे पिताजी अल्मोड़ा जिला कारागार से वहाँ लगभग 1.5 साल रहे। 1.5 साल बाद चूँकि उनको 19 साल की सज़ा थी और 40 कोड़ों की भी सज़ा थी, तो कोड़े भी उनको वही लगे। 40 कोड़े, 20-20 कोड़े 2 बार में लगे, 4-4 महीने के, 5-5 महीने के अंतराल पर। और उसके बाद उन्हें सेंट्रल जेल लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वो आज़ादी से पूर्व तक 1946 में जब देश के तमाम जेलों से राजनीतिक कैदी रिहा होने लगे तो उनको भी रिहा किया गया। उसके बाद वो सालम चले गए। सालम में विभिन्न कार्यों में, सामाजिक कार्यों में जुट गए। किच्छा के देवरिया गांव में आ बसे। यहाँ आकर के भी वो तराई के बसाने में योगदान में जुटे रहे और अंत तक यहीं अपने विभिन्न सामाजिक कार्यों में रहते हुए और अपना 18 सितंबर 1992 में उनकी यहाँ से स्वर्गवासी हुए थे। पिताजी हमारे सालम पट्टी में एक गांव है थामथोली, वहाँ के प्रधान थे। प्रधान विरासत में मिलता था पहले, बड़े भाई को प्रधानी मिलती थी, छोटे भाई प्रजा मिल जाते थे। उसके बाद वो सन 41 में गांधी जी के आह्वान पर उन्हें प्रधानदारी से इस्तीफा दे करके आंदोलन में कूद गए, भारत छोड़ो आंदोलन में कूद गए, बगावत करनी शुरू कर दी। अंग्रेजों से के मतलब हुकूमत को उन्हें तार किया। उसके बाद 41 में पकड़े गए। 41 में सन 1941 में वो अल्मोड़ा जेल में रहे, वहाँ 12 महीने सज़ा हुई। वहाँ छोड़ के आए, फिर आंदोलन में कूद गए, फिर दोबारा फिर पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद फिर वो लखनऊ जेल में उनको रखा गया। 46 में वो जमानत पर घर पर आए। घर आने के बाद फिर वो आंदोलन में कूदे। जितने महादेश आज़ाद हो गया सन 47 में, और वो वहाँ से फिर कुछ समय बाद 49 में या 50 में वो यहाँ देवरिया तराई में आए। तराई में यहाँ 15 ज़मीन मिली उनको। हम लोग 3 भाई हैं, उनके 3 लड़के हैं। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, ग्राम प्रधान भी रहा है गांव का। उसके बाद 98 में 2 फरवरी को उनका देहांत हो गया। अल्मोड़ा जेल में रहे बहुत दिन, अल्मोड़ा जेल में रहे बहुत दिन, बरेली में रहे और स्वतंत्रता सेनानी थे। वो बहुत लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में थे। वो MLC रहे। हम अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, शुरू से अल्मोड़ा के? शुरू से अल्मोड़ा से रहने वाले। ताऊ जी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उसके लिए वो जेल भी रहे। उसके बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, उसके लिए वो नज़रबंद किए गए और कुछ साल जेल में भी रहे। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद वो 14 साल MLC रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, जहां उन्होंने अल्मोड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। और उसके पश्चात उनको जैसे कि गोविंद बल्लभ जी पंत जी द्वारा जो यहाँ पर एक गांव बसाया गया देवरिया में, वहाँ उनको भूमि दी गई, जिससे कि वहाँ पे अभी हम लोग ये देखिए खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ कर रहे हैं और उनकी विरासत को संभाले हुए हैं। ये सब काम हम ही कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत जो है ये सब कुछ हमारे द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने जो है बद्रीदत्त पांडे जी के साथ और गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ, इन लोगों के साथ अल्मोड़ा में हमेशा आंदोलन किया, उस पर सहभागिता करी। और नेहरू जी से जब वो जेल में बंद रहे तो उनकी मुलाकातें होती रही और गांधी जी के समय पे भी वो वहाँ पर रहे और उन्होंने मतलब जो कुछ हो सकता था देश की आज़ादी के लिए, जो कुछ भी वो कर सकते थे, उन्होंने संपूर्ण जीवन अपना जो है देश की आज़ादी के लिए। और उसके पश्चात भी उन्होंने जो है कुछ ना कोई भी बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लालच के वो कार्य करते रहे और कभी उन्होंने इस चीज़ के लिए कभी उनको किसी चीज़ का मलाल नहीं रहा। उन्होंने किसी भी चीज़ के सरकार द्वारा दी गई चीज़ों को भी लेने से इनकार कर दिया था। वो चाहते थे कि हमने जो कार्य किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है देशभक्ति में किया है, ना कि कुछ लेने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहूँगा जो हमारे दादाजी प्रताप सिंह बण सिंह अपने स्वतंत्रता सेनानी होते हुए उन्होंने जो देश के लिए जो भी उस टाइम आंदोलन में भाग लिया, या अग्रणी नेता उस टाइम रहे हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रेरणा लेते हुए, तो क्षेत्र में वो जबकि
ग्राम प्रधान का उस टाइम उनके पास पदभार भी हुआ करता था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रधान भी हुआ करते थे। और ऐसे अग्रणी नेता थे कि गरीबों को लेकर, ये सबको साथ लेकर के उस टाइम आंदोलन पूरे देश में इस तरह से फैला हुआ था कि जैसे कि हमारा पहाड़ या हमारा देश आज ही लुट जाएगा। तो ऐसे लोगों को जागृत करने के लिए उन्होंने काम किया पूरे क्षेत्र में, कि वो 1942 में 1960 में जो खुमाड़ इस टाइम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना गया है, वहाँ पर स्मारक एक बनाया गया है, तो वहाँ पर की क्रांति में उन्होंने अपना बढ़ चढ़ के लोगों के साथ भाग किया, सैकड़ों लोगों ने एकत्र किया, उसमें जोड़ा। देश की आज़ादी के बाद 6 महीने की उन्होंने, उससे पहले जब जेल की सजा काटी, कठोर कारावास हुआ अल्मोड़ा जेल में, 2 महीने का उन्होंने रानीखेत में एक मतलब हवालात में काटा गया उनको। जब उनको लगा कि अंग्रेजों को कि इनकी वजह से यहाँ पर के सैकड़ों लोग आंदोलित हो रहे हैं, उनको आंदोलन करते हुए ये लोग रण सिंह बजा बजा के एकत्र करके इनकी जो योजना बनाई जाती थी घर घर जाकर लोगों को, तो सारे लोग उस टाइम एकत्र होया करते थे। उस टाइम रण सिंह बजाने का एक ऐसा ही यंत्र होता था, सायरन के रूप में उस टाइम इमरजेंसी में काम आया करता था। पहाड़ में जो ग्राम प्रधानों के परिवारों में रहता था वो केवल इनके पास ये भाग लेते थे। और निहत्थे लोगों में एक मेरे क्या जॉनसन नाम से एक गवर्नर उस टाइम से वहाँ पर, जो जिन्होंने साल्ट के 1942 वाले आंदोलन में निहत्थे सेनानियों पर गोली चलवाने का आदेश किया, तो लगभग 100 पुलिस वालों को साथ लेते वो उसमें वहाँ पर मौके पर भी, जबकि 4 लोग सेनानी वहाँ पर शहीद भी हो चुके थे। उसके बाद उन लोगों पर इन्होंने निहत्थे ही इस तरह से वार किया, अटैक किया कि मतलब अंग्रेजों के सेनाओं को अपने जान बचानी मुश्किल हो गई, और किसी तरह वो जान छुड़ा के वहाँ से तितर बितर हुआ माहौल। लास्ट में कई चीज़ें वहाँ के लोगों ने झेली उस टाइम से, और ये लोग उनसे बचते बचाते रहे, तो इनके हमेशा इनके पीछे उन्होंने पुलिस छोड़ दी गई। लास्ट में इन्होंने 2 बार का इनको 1942 में उनको हवालात की सजा करवाई अंग्रेजों ने। मेरे ये सिद्धांतों के खिलाफ होता है कि मैं उसकी अपेक्षा आज देश भारत माता की ओर से मैं उसके पेंशन लूँ या मैं 15 एकड़ जमीन लूँ, तो ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ होगा। लिहाजा उन्होंने साफ मना कर दिया। 1989 में उनका स्वर्गवास हो गया। आज हमें भी बड़ा गर्व होता है, जैसे कि आज ग्राम सभा चुप्टी में एक स्मारक का स्थापना करी गई है। उसमें मैं समझता हूँ वैसे तो सभी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अपने अपनी योगदान उस टाइम दिया होगा, उसमें एक योगदान इनका मुझे ये कहते हुए और सुनते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमारे दादाजी ने ना तो उसमें पेंशन का सहयोग लिया सरकार से, ना हमारे जमीन का उनको कभी लालच था, ना उन्होंने जमीनें उसकी ली, तो उसकी वजह से भी हमें भी आज बड़े गर्व होता है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर सैल्यूट करता हूँ उन अमर सेनानियों को। आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उनको सन 1941 में 1 साल का कारावास और 40 रुपये अर्थदंड न देने पर 3 महीने की अन्य सजा हुई है। और उनके नाम से ग्राम बिजोरी में जो चामी का तोक गांव है, उसमें एक, जब वो भूमिगत रहते थे तो कुछ न कुछ वहाँ भी करते रहते थे, खाली नहीं बैठते थे। उन्होंने वहाँ पानी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहाँ खोद करके पानी निकाला, जो थोड़ा बहुत खुदाई करी तो उसमें पानी निकल आया। तो आज पूरा बिजोरी का गांव, पहले तो गूल के द्वारा उससे पानी जाता था, आज पाइपलाइन वहाँ पर बिछा दी गई है नगर जल निगम के द्वारा, और पूरा गांव उस गांव पानी को पीता है। और जो स्रोत का नाम है वो राम जी का धारा के नाम से फेमस है, राम जी के धारे के नाम से अभी भी वो जाना जाता है के नाम से। जी। हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अंग्रेजों ने इनको बहुत दुखी किया, और ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने में कई दफ़े अंग्रेजों ने मारा कूटा, और उसके बाद इनको सजा हुई। सजा होने के बाद जो सजा इनको, जो आर्थिक दंड भी पड़ा इनको, जो आर्थिक दंड पूरा नहीं दे पाए, उसके बदले फिर इनको सजा हुई। इस तरीके से 2-3 दफ़े इन्हें सजा हुई और आर्थिक दंड पड़ा, जिसमें हमारी पहाड़ की जमीन भी कुछ कुड़क हुई। जमीन भी कुर्क हुई? हाँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दादाजी श्री अंबादास शर्मा जी, जो मूल रूप से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के मासी के रहने वाले हैं हम लोग। और जब सेनानियों को यहाँ पे बसाया गया तो हमारे दादाजी भी यहाँ पर आए। 1942 के आंदोलन में, गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, और आज ये पूरा गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है। और जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ, इसमें भी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भागीदारी इसी ग्राम के युवाओं द्वारा इस समय की गई है। और काफ़ी लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी जेल में रहे।
आज ये हमारे दादा और हमारे सेनानी जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज उत्तराखंड भी मिला और इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति आज भी अपनी भागीदारी राज्य में हर क्षेत्र में निभा रहा है। और आपने इस गांव में आप आए, आपका पूरे गांव की ओर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार पांडे जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप गांव में आए और आपने एक बहुत अच्छे विषय को उठाकर ब्लॉगिंग की है, जिससे हमारे गांव के बारे में, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में अन्य क्षेत्रों तक भी पता चलेगा। जैसे कि हमारा परिवार रहा है, श्रीमान स्वर्गीय जगन्नाथ जोशी जी के हम पर पौत्र हैं। तो जब 1942 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया था, तो उस वक्त वो भी उससे प्रेरित होकर उस आंदोलन में शामिल हो गए, जिससे कि अंग्रेज सरकार उनके भी खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की। उन्हें 4 साल का सश्रम जो था कारावास दिया गया और अगर उसमें जो 200 रुपये का आई थी उसमें जुर्माना लगाया गया था और वो 200 रुपये का जुर्माना ना देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भी उनको हुई थी। तो उसके बाद वो अल्मोड़ा जेल में रहे। भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद यहाँ चुटकी गोविंद नगर गांव में जब यहाँ आए, यहाँ भूमि भी अलॉट हो गई थी। तो उसके बाद गांव को बसाने के लिए शिष्टमंडल लखनऊ गया था, तो उसमें हमारे परदादा श्री जगन्नाथ जोशी भी थे। और ये भी सौभाग्य कि आप वीडियो बना रहे हैं, आप भी उसी परिवार से हैं। ये हमारा परम दोहरा सौभाग्य है। आप इस गाँव में आए और आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। मेरे पिता स्वर्गीय श्री बालकृष्ण आजाद जी आंदोलन 11 साल की उम्र पे सन 1922-23 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में कूद गए थे तथा उनने गांधी जी से प्रभावित होकर बहुत वो किए, अंग्रेजों के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन किए। उन पे मरा लाओ जिंदा लाओ इनाम भी घोषित हुआ। उनके हाथ नहीं आए, पकड़ में नहीं आए थे। वहां से बाराबंकी जेल को वो कर दिया, उसके वहां के डॉक्यूमेंट नहीं हो पाए। सन 51 में आ गए थे यहाँ देवरिया में स्थित और 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भाई हमारे पिताजी और चाचा जी दोनों लमकोट गांव के रहने वाले हैं और हम मल्ले सालम के ठहरे, मल्ले सालम लमकोट गांव। और वहाँ आज़ाद साहब के नेतृत्व में वो वहाँ लोग वहाँ आए। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। और हमारे बाद में ऐसा हुआ जब चाचा जी पहले बंद हो गए, फिर पिताजी बंद हो गए, फिर हमारे घर की कुर्की हो गई। तो सब हमारे आमा ने, जो हमारे आमा थे जो देवी, उन्होंने ही घर को संभाला। घर में कुर्की हो गई तो सब कुछ लोगों मतलब कुर्की मतलब आमा ने अपने क्या कहते हैं बर्तन तक नीचे गोबर के खड्डे में छिपा करके ना अपने को बचाने के लिए अंग्रेज आते थे तो होता था, ले जाते थे। तो तब बहुत परेशानी भोगनी पड़ी उसके लिए। उसके बाद खिलाफत में कहा जी, और उसके बाद वो पिताजी पकड़े गए। वो लखनऊ पहले अल्मोड़ा जेल में रहे, उसके बाद फिर बरेली, फिर लखनऊ सेंटर रहे। और कुछ खास और हमारे जो बाद में जब पिताजी जब छोटे हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो आपने नेहरू जी ने जब कहा देश में परेशानी हो रही है यहाँ, तो उन्होंने अपना सोने के कुंडल दान दे दिया था स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दौड़ रहा था रग रग में, वे जाबाज देश प्रेमी सदा रहेंगे इस जग में। मिली आज जो खुली हवा, इसके पीछे इनकी कुर्बानी, रहे सदा लबों पर हमारे उनके जीवन की ये कहानी। तो दोस्तों आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो के बारे में आपका यदि कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।